दोस्तों हम सब लोगों ने वो मॉल जरूर देखे हैं जिनमें हम पहले बहुत ही शौक से जाते थे, आज वहाँ कोई भी नहीं जाता, वो घोस्ट मॉल्स बन चुके हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शायद अमेज़न और ऑनलाइन शॉपिंग ने उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन दोस्तों, असल में ये पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है। ये मिट्टी खाते हुए सुनसान मॉल्स अंदर से एक बड़ा ही फाइनेंशियल गेम बन रहे हैं। एक अंडरग्राउंड मशीनरी है जिसको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी बताती नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा, कुछ हद तक आपके जो 10 मिनट डिलीवरी का कन्वीनियंस फी है वो भी इसको फंड करता है। ये अनजाने में इन्हीं डेड रियल एस्टेट्स को जिंदा कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हम इसी पूरे इकोसिस्टम को आसानी से डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि टेक जायंट्स कैसे एक इनविंसिबल मोड को बना रहे हैं। देश के 32 बड़े शहरों के अंदर 365 बड़े बड़े ऑपरेटिंग शॉपिंग मॉल्स हैं, पर इनमें से लगभग 74 मॉल्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इनकी दुकानें पिछले 3 साल से लगातार 40% से ज्यादा खाली हैं। इससे 15.5 मिलियन स्क्वायर फीट की प्राइम रियल एस्टेट बिल्कुल डेड पड़ी है। इन्हें अब रियल एस्टेट मार्केट में घोस्ट मॉल्स का टैग मिल चुका है। बाहर से इंडियन कंजम्पशन स्टोरी का बड़ा फेलियर लगता है, पर असल में ये रियल एस्टेट का एक ब्रूटल मार्केट करेक्शन है। इंडियन कंज्यूमर आज भी मार्केट में दबाकर पैसा खर्च कर रहा है, पर उसने इसे पुराने हो चुके मॉल्स में जाना बंद कर दिया है। और इस स्ट्रक्चरल बीमारी को रियल एस्टेट में पायनियर्स पेनल्टी भी कहते हैं, यानी जो इस मार्केट में पहले आया उसने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। नाइट ट्राइंग नाम से एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म है जिसके डेटा के हिसाब से 77% ऑफ जितने भी घोस्ट मॉल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट और साउथ ऑफ इंडिया में है। एंड अर्ली 2000s में बिल्डर्स ने अंधाधुंध नई नई बिल्डिंग्स खड़ी करी थी उस समय पे, और ये सारी बिल्डिंग्स मोस्टली इन्हीं एरियाज में लगी थी जो आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स के अंदर आई थी। पर 2024 आते आते ये आसानी से वोफुली ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। आज अकेले दिल्ली एनसीआर में पूरे 21 घोस्ट मॉल्स मिट्टी खा रहे हैं, जिनका टोटल खाली एरिया लगभग 5.3 मिलियन स्क्वायर फुट हो गया है। एंड यही नहीं, मुंबई के जो 10 घोस्ट मॉल हैं उनका हाल और भी ज्यादा खराब है। यहाँ ये फिगर बढ़ के 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास है। और टीयर 2 शहरों की कहानी तो और भी ज्यादा डार्क है, जहाँ ग्रीडी अर्बन प्लानिंग और स्पेक्युलेटिव फ्रेंजी के कारण बिल्डिंग्स एक एक करके खत्म होती जा रही हैं। जब 5 मॉल्स एक मल्टीप्लेक्स के पीछे भागेंगे तो मरना देखो फिक्स्ड ही है। इन मॉल्स के मरने का सबसे बड़ा हिडन रीजन बिल्कुल अलग है, लेकिन दोस्तों ये लोकेशन नहीं बल्कि स्ट्रेटा सेलिंग नाम के एक फाइनेंशियल ट्रैप का नतीजा है। इसे आप अपने इलाके की सब्जी मंडी से बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्डर्स अपना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर तुरंत ही रिकवर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा मॉल रेंट पे नहीं दिया बल्कि दुकानों को टुकड़ों में बेचना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये था कि मॉल का पूरा सेंट्रल मैनेजमेंट तबाह हो गया। एक प्रीमियम कपड़ों की दुकान के साथ में मोबाइल के ग्लास कवर बेचने वाले की दुकान आ गई। एंड इससे बड़ा ही अजीब मिक्स बनता है जो कि पूरे मॉल के एस्थेटिक्स को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और अगर ये सब काफी नहीं था तो बॉस, वहाँ पे जो अंधेरे वाले कॉरिडोर्स होते हैं, कंजेस्टेड पार्किंग लॉट्स होते हैं, ये सब कुछ पूरे आर्किटेक्चर को बर्बाद कर देते हैं। और इसी चक्कर में जो बड़े एंकर टेनेंट्स होते हैं वो नए अच्छे मॉल्स बनते ही यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, और जैसे ही हो जाते हैं मॉल में आने वाली भीड़ भी जीरो हो जाती है। और ये जो एंकर वाली प्रॉब्लम है ये बहुत ही यूनिवर्सल है। एंकर डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने पूरे के पूरे रिटेल इकोसिस्टम को पूरी तरह से कोलैप्स किया है। अब यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की फॉलो ऑन मनी वाली कहानी आती है। ये लोग 3.5 बिलियन डॉलर्स लेकर के इस कचरे को सोना बनाने निकले हैं। आज इंडिया का जो रिटेल स्पेस है वो पूरी तरह से पोलराइज हो चुका है। ग्रेड ए मॉल्स हैं जो कि लगभग 47% मार्केट शेयर रखते हैं, और उनकी वैकेंसी आज के समय में लगभग सिर्फ और सिर्फ 5.7% के आसपास आती है। और दूसरी तरफ आते हैं ग्रेड सी वाले बेकार वाले मॉल, जहां पे अगर आप एनालिस्ट की बात मानेंगे तो वैकेंसी ही वैकेंसी है। कई स्मार्ट एनालिस्ट ने मिलकर के 74 ऐसे खराब मॉल्स में से 15 हाई पोटेंशियल एसेट्स ढूंढे। इन्हें ठीक करके लगभग 357 करोड़ रुपीस का रेंटल रेवेन्यू निकलेगा, ऐसा इनका प्लान है। पर जब फुटफॉल जीरो है तो ये भारी रेंट आखिर आएगा कहां से? ये मॉल्स अपनी प्राइम रियल एस्टेट अब B2B कंपनीज को बेच रहे हैं। दोस्तों, इन बिल्डिंग्स को ऑल्टरनेट यूज के लिए तेजी से रिपर्पस किया जा रहा है। इस बदलाव से उन्हें रॉक सॉलिड 5.86% का रिसेशन प्रूफ रिटर्न मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से नंबर 7% तक भी जाता है। ये रिटर्न उन्हें 15 साल तक के लिए लॉक्ड B2B कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ देता है। रेट्रोफिटेड मॉल्स के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आज आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? जहां लाउड म्यूजिक होता था वहां अब हाईली एडवांस मेडिकल मॉल्स चल रहे हैं। मॉल्स का कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत होता है कि वो भारी MRI मशीन्स का लोड आराम से उठा लेते हैं। और कई कंपनीज है जैसे तस्कर हेल्थ केयर जो कि ऐसी ही जगहों पे जाकर के अपने डायग्नोस्टिक लैब चला रहे हैं आज के दिन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर वो फ्रेश पूरा नया अगर कंस्ट्रक्शन करें तो उनको 18 महीने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सटासट फटाफट काम एकदम शुरू हो जाता है। और मॉल्स के अब जरा मिडिल वाले फ्लोर्स पे आते हैं दोस्तों, वहाँ पूरी तरह से कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनने शुरू हो गए हैं। इंडिया अब बेसिकली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है, और भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। सैमसंग हो, नोकिया हो या एयरबस हो, सबको यहाँ पे अपना खुद का एक GCC बनाना है, और इनको 26 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रीमियम ऑफिस स्पेस आसानी से चाहिए, जिसके लिए जो डेड घोस्ट मॉल्स है हमारे, ये बहुत ही परफेक्ट मैच बन जाता है। आप चाहे मुंबई का एट्रिया मॉल लीजिए या फिर पुणे का एरो मॉल,
ये सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज है जीसीसी वाले एग्जाम्पल के लिए। और सिर्फ ये नहीं, जो खाली जगह बच जाती है वहां पे स्किल इंडिया के वोकेशनल हब्स भी आज के दिन चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लेकिन गोस्ट मॉल्स का सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो इन दी एंड अब क्विक कॉमर्स एप्स बन के आ रहे हैं। इनका मार्केट जल्दी $7.1 बिलियन का आसानी से होने वाला है। इनका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से ड्रग डीलर स्ट्रैटेजी पर चलता है, यानी कि आज पहले बहुत सारे लॉस उठाओ और बाद में जब लोगों को लत लग जाए उनको जम के सामान बेचो। लेकिन सामान बेचने के लिए जिनको बड़े बड़े डार्क स्टोर्स बनाने हैं और वो प्राइम एरियाज में बनाने हैं, उसके लिए आपको जगह कहाँ मिलेगी? वेल, ये जो गोस्ट मॉल्स हैं हमारे, ये इनको रेडी जगह देती है। और हाँ, एक और बात, ये जो मॉल्स होते हैं स्ट्रिक्टली अप्रूव्ड कॉमर्शियल जोन में ही बनते हैं, तो इसलिए लाइसेंसिंग का, रजिस्ट्रेशन का सारा टेंशन एकदम खत्म हो जाता है। सब कुछ एकदम प्रूफ होता है। कॉमर्शियल जोन होने से आरडब्ल्यू वाले वहां पे डार्क स्टोर्स पे कोई केस भी नहीं करते हैं। एंड डार्क स्टोर एकदम आराम से आप ग्रो कर सकते हो। रात को ट्रक्स लोडिंग बे आसानी से सामान भी अनलोड कर देते हैं और मॉल्स का सेंट्रल एचवैक सिस्टम सारे पेरिशेबल्स को ठंडा भी रखता है। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही क्लियर है कि आज के ये कंपनीज इन डेड मॉल्स को अपना प्राइमरी हब बना रही हैं और ये बहुत ही विन विन का सिचुएशन बनता है। पर दोस्तों, इस पूरे इकोसिस्टम में जो छोटा रिटेल टेनेंट था वो अपना पूरा का पूरा कैपिटल गंवा चुका है। पुराने मॉल्स का ये रीइंकार्नेशन प्रोसेस असल में बिल्कुल आसान नहीं होता है। एंड क्योंकि डेवलपर्स को कोल्ड स्टोरेज पर बहुत भारी केपेक्स करना पड़ता है, जल्दी हमारे देश में नया ग्रेड ए रिटेल स्पेस आना तय है। अगर डेवलपर्स ने लालच में आकर के स्ट्रेटा सेलिंग करी तो हिस्ट्री रिपीट होगी। आज के जो ग्रेड ए मॉल्स हैं वो गोस्ट मॉल्स बनने की क्यू में लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी किसी गोस्ट मॉल को देखें तो उसका डेथ सेंटेंस लिखने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिएगा, शायद उसका पुनर्जन्म होने जा रहा है। इसी बात पे मेरा नाम है जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ ग्रो एज। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में।